नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे प्रदेश के किसान भाई गाय भैंस का पालन तो करते हैं, लेकिन इनके नवजात बछड़े बच्चियों की देखरेख सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से इनकी मृत्यु दर भी अधिक होती है। तो आप बरसात के मौसम में नवजात बछड़े बच्चियों की देखरेख और बयान के समय कौन कौन सी सावधानियां रखें, इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय महू के डॉक्टर राहुल सेहर। आज किसान भाइयों, हम एक चर्चा करने जा रहे हैं कि जो छोटे पशु हैं उनका ब्याहने से तुरंत पहले और ब्याहने के बाद कैसे हमको नवजात शिशु और उसकी माँ का कैसे ख्याल रखना है, कैसे खान पान करना है। तो इस विषय पर आज गंभीर रूप से चर्चा करते हैं। मतलब जैसे हम जो उसका गर्भाधान का जो टोटल समय है, मान लीजिए गाय में मानते हैं हम 9 महीने 9 दिन, भैंस में मानते हैं 10 महीने 10 दिन। जो भ्रूण का विकास है, जो उसके अंदर जो शिशु पल रहा है, उसका विकास है लगभग 80% विकास उसी के दौरान होता है। तो हमें सबसे पहले उसकी माँ का जो आहार है, वो आखिरी जो 1/3 भाग है, उसमें उसके आहार में वृद्धि करनी है। हमें उसके आहार में वृद्धि दाने की करनी है, यानी कि हम उसको थोड़ा सा कंसेंट्रेट मिक्सचर जिसको अपन बोलते हैं पशु आहार, तो वो उसकी उपलब्धता हमें जानवर को बढ़ा देनी है। हमें सबसे पहले क्या करना है कि जब अंतिम 15 दिन 20 दिन रह जाएं तो हमें उसे बाकी पशुओं से अलग कर देना है, ताकि वो चोटिल ना हो और कुछ ऐसी जो ब्याहने में ऐसी कोई समस्या ना आ जाए जिससे बच्चा वगैरह फंसे या बच्चे को गर्भ में कोई नुकसान हो जाए। इसलिए अन्य पशुओं से उसको अलग कर दिया जाता है, ज्ञावन पशु को। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन हम इनके नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख पर कोई ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसलिए आप दुधारू पशुओं के ब्यान के समय इन बताई जा रही सावधानियों पर विशेष ध्यान दें। अब जनने के समय हमें क्या सफाइयाँ रखनी है, क्या हमें एहतियात बरतनी है, इसके लिए बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, जब पशु ब्याहने के नज़दीक आ ही गया, बिल्कुल अब वो ब्याहने ही वाला है, सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि ब्याहने में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। अगर ब्याहने में समस्या आ रही हो तो आप तुरंत अपने जो पशु चिकित्सक है उससे संपर्क कीजिए कि वो तुरंत आएँ और आपके जानवर को देखें कि उसको ब्याहने में कुछ समस्या है। तो सबसे पहले ये हम पता चल जाएगा कि सबसे पहले आगे के पैर बाहर आते हैं जानवर में, किसी का बछड़े में पिछले पैर भी बाहर आते हैं। तो आगे पैर बाहर आएंगे तो किसान भाई खुद भी अपने तरीके से उसको हाथ बिल्कुल धो के साफ पानी से सहारा दे के उसको झेल के नीचे उतारे आसानी से। अब बात करते हैं किसान भाइयों के बछड़ों की साफ सफाई जनने के बाद कैसे करना है। तो आप कोई वैसे तो माँ चाट कर ही साफ कर देती है, लेकिन वो तरीका गलत है। हम एक बोरा ले लें, सूखा बोरा, उससे जो बछड़ा है उसको पोंछ लें। ये अच्छी तरीके से सुनिश्चित कर लें कि बछड़ा सही से सांस ले रहा है कि नहीं, वो जिंदा है, जीवित है कि नहीं है। और अगर वो सांस नहीं ले रहा है तो आप कोई घास का तिनका या ऐसी कोई चीज़ या कागज़ का एक वो बना के उसके नाक में डाल दीजिए थोड़ा सा, तो वो क्या है, जिससे वो छींक दे और उसके अंदर जो म्यूकस वगैरह भरा हुआ है वो बाहर आ जाए, जिससे आपका पशु जो बछड़ा है वो अच्छे से सांस लेने लगे। और इसके अलावा आपको जो उसके खुर हैं वो नरम होते हैं नीचे से, तो पैदा होने के बाद हमें उसको बिल्कुल कुछ थोड़ा सा अपने नाखून की मदद से या किसी चीज़ की मदद से थोड़ा सा छील देना है, ताकि वो फिसले ना, क्योंकि जानवर को कच्ची जगह में नहीं रखना चाहिए, उसको पक्के फ्लोर पे रखना चाहिए और इसके आगे से वो फिसले ना और उसको चोटिल ना हो। वो जो बच्चे से माँ का नार जुड़ी हुई है, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, उसको हमें बछड़े से लगभग 1 से 1.5 या 2 इंच के आसपास साफ कैंची से काट के उसमें पहले एक धागा बांध लें। धागा बांधने के बाद उसको लाइगेट कर दें और फिर अगर आपके पास कोई एंटीबायोटिक या कुछ ऐसी चीज़ उपलब्ध नहीं है तो आप हल्दी का थोड़ा सा लेप बना के उस जगह पर लगा दें, ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना बन सके। और जल्द से जल्द उसको जो खीस है, जो माँ का पहला गाढ़ा दूध है, उसको पिला देना है।
क्योंकि जो कोलेस्ट्रम है, जो खीस है, जो माँ के अंदर जो दूध में बनता है, वो अंतिम तिमाही में ही बनता है, जिसमें बच्चों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। वो लास्ट 3 महीनों में बनता है, और अगर हम उसको निकाल लेंगे तो फिर उससे जो इम्यूनिटी लॉस होगा उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। वही जो हमको जो जानवर का खीस है, या जो उसका पहला गाढ़ा पीला दूध आता है जानवर का, उसको हमको वजन के हिसाब से 1/10वां हिस्सा, जैसे मान लीजिए 20 किलो का बछड़ा है तो 1/10वां हिस्सा यानी कि हो गया 10% के हिसाब से 2 किलो। तो 2 किलो हमें जो खीस है वो उसको 4-5 बार में तोड़ के पिलाना है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो आप इस वर्षा के प्रभाव से बछड़े बछड़ियों को बचाने के लिए आहार प्रबंधन पर जरूर ध्यान दें, तभी आपको पशुपालन व्यवसाय से अच्छा लाभ मिलेगा। दुधारू पशुओं में जो पेट का विकास होता है वो लगभग 3 माह में कंप्लीट, 3 से 4 माह में जाके संपूर्ण होता है। तो 3 से 4 माह तक तो वो बच्चा सीधे सीधे माँ पर ही निर्भर है, अपने जीवन को परिपूर्ण करने के लिए या जीवित रहने के लिए सिर्फ अपने माँ के दूध पर निर्भर रहता है। 15 दिन के अंतराल के बाद आप उसको थोड़ा थोड़ा जो दाना है वो देना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत अच्छा चारा है तो 1 माह के बाद आप उसको हरा चारा भी शुरुआत कर सकते हैं। पशु हमेशा हमको उसको उतना ही देना है जिससे उसका पेट ना फूले, उसको एक लिमिटेड खाना देना है, एक निश्चित मात्रा में बढ़ते हुए क्रम में हमें उसे भोजन उपलब्ध कराना है। लगभग आधा किलो वजन डेली के हिसाब से बढ़ता है बड़े पशु। 3 माह के बाद वो बछड़े को आप पूर्ण रूप से भूसे पे और हरे चारे के ऊपर और दाने के ऊपर, 3 चीज़ों के ऊपर लेके चलिए तो निश्चित ही जो बचपन की जो खिलाई है, उसकी जो छोटे नवजात इसमें उसके शिशु की खिलाई है या बछड़े की खिलाई है, उस जो जल्दी उसकी वयस्कता आएगी और जल्दी वो भोजन पकड़ेगा, वो उस कारण से वो जल्दी अच्छा हो। अपने छत्तीसगढ़ राज्य में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और किसान धान की रोपाई मजदूरों से करवाते हैं, जिससे समय और श्रम अधिक लगता है। तो क्या है इस समस्या का समाधान? जी हाँ, यदि आप धान की रोपाई पेड़ी ट्रांसप्लांटर से करते हैं तो इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं और धान की समय पर रोपाई भी कर सकते हैं। तो आप पेड़ी ट्रांसप्लांटर से धान की रोपाई किस तरह से करें, इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। जी, जैसा कि किसान भाई हम लोग देख रहे हैं कि धान लगने की समय आ गई है और धान के लिए जो हमारे जो भारतवर्ष में यंत्र है वो हमारा है, एक तो 8 रो राइडिंग टाइप ट्रांसप्लांटर है, 4 रो वॉक बिहाइंड टाइप पैडी ट्रांसप्लांटर है और तीसरा हमारा ड्रम सीडर है जिससे कि हम लोग करते हैं, और वो 4 रो एक मैनुअल ऑपरेटेड राइस ट्रांसप्लांटर भी है जिससे कि हम लोग धान की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए जो 4 रो और 8 रो और वॉक बिहाइंड जो हमारा पैडी ट्रांसप्लांटर है उस पे हम लोग जो नर्सरी तैयार करते हैं वो डेपोग मेथड से तैयार करते हैं, वो पन्नी पे तैयार करते हैं और पन्नी पे तैयार करने की विधि आप लोग जान रहे होंगे। धान की यांत्रिक रोपाई के लिए चटाईनुमा नर्सरी तैयार करने की जरूरत होती है। यंत्र से धान की अच्छी रोपाई मुख्य रूप से चटाईनुमा पौध की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, इसलिए अच्छी चटाईनुमा पौध तैयार करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले स्वस्थ बीज का चयन करें, फिर बीज को पानी में भिगोकर गीली बोरी को 24 घंटे तक ढक रखें। जब बीज अंकुरित हो जाए और जड़ का शुरुआती भाग दिखाई देने लगे तब नर्सरी बेड में बीजों की रोपाई करें। नर्सरी बेड तैयार करने के लिए आमतौर पर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 1:3 अनुपात में मिट्टी में मिलाया जाता है। बीज को नर्सरी में बोने के बाद पौध में 18 से 23 दिनों में 3 से 4 पत्तियां आ जाती हैं, तब धान की रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए तैयार पौध को सावधानी पूर्वक यंत्र प्लेटों के आकार का काटा जाता है। खेत की तैयारी सामान्य तौर पर पडलिंग करके की जाती है। मचाई करने के बाद मिट्टी के कणों को स्थिर होने के लिए 24 या 36 घंटे या आवश्यकता अनुसार छोड़ दें, जिससे ऊपरी सतह हल्की सख्त हो जाए। इसके बाद यंत्र से रोपाई करें। तैयार खेत में लगभग 1 से 2 इंच तक पानी रहना चाहिए ताकि यंत्र आसानी से चल सके और रोपाई का काम सुगमता से हो सके। खेत में अधिक पानी होने पर और अधिक गहराई तक जुताई करने पर यंत्र को चलाने में कठिनाई होती है। चटाईनुमा पौध को प्लेट में रखने की विधि।
चटाईनुमा पौध को ठीक से उठाया जाना चाहिए ताकि इसे मशीन की प्लेट में ठीक से बिना टूटे हुए रखा जा सके। चटाईनुमा पौधे को प्लेट में आसानी से सरकते हुए प्रवेश कराना चाहिए। जब प्लेट में पौध आधी रह जाए तो प्लेट का पौध से पुनः भर दिया जाता है, जिससे पौध से पौध की दूरी एक समान बनी रहती है। एक मैट टाइप नर्सरी बना लेते हैं और वो नर्सरी को हम लोग 8 रो राइडिंग टाइप ट्रांसप्लांटर हो या 4 रो वॉक बिहाइंड ट्रांसप्लांटर है या फिर 4 रो मैनुअल ऑपरेटेड राइट ट्रांसप्लांटर है, उस पे हम लोग काट करके उसके ट्रे में डाल देते हैं सीधे। आप देखेंगे मैट टाइप नर्सरी हम लोग तैयार करते हैं, उसके जो नीचे जड़ में गुच्छे बने रहते हैं उसको उठा करके हम लोग उस पर काटते जाते हैं, स्लाइस फॉर्म में काटते हैं। स्लाइस फॉर्म में काट करके उसके ट्रे में डाल देते हैं। ट्रे में डालने के बाद हम लोग कदुआ, जैसे हम लोग पुरानी विधि से कदुआ करते हैं जमीन का, वैसे कदुआ कर लेते हैं। कदुआ करने के बाद उसमें हम लोग जो ट्रांसप्लांटर पे बिजरा को रख लेते हैं और एक ट्रे भी बना रहता है जिसपे कि ट्रांसप्लांटर रोपने के लिए अलग रखना है और कुछ रख लेते हैं कि जैसे खेत के बीच में अगर खत्म हो गया तो हम लोग वहां से उसको डाल लेते हैं। और आप करीब 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से आप कदुआ किया हुआ खेत में चलाएंगे। इससे हमारा आराम से बुआई, इससे हमारा रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करता है, जिससे कि हमारे जो यील्ड है वो काफ़ी अच्छी होती है। और हमारे किसान भाई जो अभी श्रम जो लगता है वो इस पे करीब 40 से 50% तक हम कम कर सकते हैं। ये मशीन के द्वारा अगर हम बुआई करते हैं तो हम श्रम पे काफी कंट्रोल कर सकते हैं। इन यंत्र की कीमत अलग अलग होती है, जो कि इनकी कतारों और इंजन की क्षमता पर निर्भर करती है। अगर अनुमानित कीमत की बात करें तो हस्त चालित रुपाई यंत्र की कीमत लगभग 8 से 10 हजार रुपए होती है, जो कि 2 से 4 कतारों में रुपाई करता है। वहीं शक्ति चालित रुपाई यंत्र कीमत 2,60,000 से 4 लाख रुपए तक हो सकती है। अगर आप चला लिए तो उसकी रख रखाव करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप खेत में बुआई करके आते हैं तो आप अगर सीधी तरह, अगर आपके पास कुआं है या फिर नहर है जहाँ भी है, तो आप बाल्टी से पानी लेकर के सीधी तरह उस पर मार दें, जिससे कि मिट्टी को हटा दें। मिट्टी को हट जाने से क्या होता है, मिट्टी में नमी रहता है। नमी के कारण हमारा जो 8 रो राइडिंग ट्रांसप्लांटर है उसमें रबर का पैड रहता है, वो हमारा खराब होने का डर रहता है। अगर आप मिट्टी उस पर हटा दिए, धो दिए अच्छी तरह से, तो हमारा ट्रांसप्लांटर है वो अच्छी तरह रहेगा। और वो जब उसको रखने की बात आती है तो मोबिल कपड़े में लपेट लें, जड़ा हुआ मोबिल रहे और पूरी मशीन पे लगा दे, जिससे कि हमारा जो नमी, हवा में नमी बहता है वो हमारा काफ़ी हद तक उसमें जंग ना लगेगा और हम सुरक्षित तौर पे रख सकते हैं। इस पे काफ़ी सब्सिडी हमारी सरकार ने दे रखी है, केंद्र सरकार ने भी इस पे काफ़ी कुछ सब्सिडी दे रखे हैं। और अगर आप किसान भाई अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हैं तो हमारे नज़दीक के जो भी कस्टम हायरिंग सेंटर है वहाँ से पता करके आप ले सकते हैं और इसका व्यवहार कर सकते हैं। हमारे प्रदेश के जिन क्षेत्रों में बारिश देरी से हुई है, वो किसान बरबटी की खेती करना चाहते हैं तो वो इसकी उन्नतशील प्रजातियों का चयन करके जल्द से जल्द बुआई कर दें। लेकिन बरबटी की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए खेत तैयारी से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को किस तरह से संपादित करें, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। लोबिया को चौला के नाम से भी जाना जाता है। यह एक दलहनी फसल है जो प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन और खनिज से भरपूर होती है। लोबिया की खेती दाल, सब्जी, हरी खाद और चारे के लिए की जाती है। लोबिया सूखे को सहन करने और जल्दी पकने वाली फसल है। यह मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद करती है। भूमि, लोबिया की खेती किसी भी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। इसके अच्छे उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त मानी जाती है। अच्छे जल निकास और प्रचुर रूप से कार्बनिक पदार्थ वाली मिट्टी इसके लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है। चवला की उन्नत किस्में, आज के समय में चौला की कई किस्में विकसित है जो इस प्रकार से हैं। चौला की उन्नत किस्म पूसा फाल्गुनी, फसल अवधि 60 से 70 दिन, पौधा बौना और झाड़ीनुमा होता है। चौला की उन्नत किस्म पूसा कोमल, फसल अवधि 50 से 55 दिन, बैक्टीरियल ब्लाइट प्रतिरोधी है, फलियों का रंग हल्का हरा होता है, उपज 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। चवला की उन्नत किस्म पूसा 2 फसली, इसकी फसल अवधि 45 से 50 दिन, यह किस्म तीनों ऋतुओं के लिए उपयुक्त है, फली का रंग हल्का हरा होता है, उपज 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। चवला की उन्नत किस्म पूसा ऋतुराज,
फसल अवधि 45 से 50 दिन। गर्मी और बारिश दोनों मौसम के लिए उपयुक्त। उपज 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। चवला की उन्नत किस्में RC19, RC101 जिन्हें लगाकर किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। खेत की तैयारी। सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद 2 बार देशी हल या कल्टीवेटर के द्वारा खेत की जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर देते हैं। खाद और उर्वरक। फसल बुआई से पहले खेत में 10 से 12 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। फसल बुआई के समय प्रति एकड़ खेत में 25 किलो यूरिया, 25 किलो पोटाश, 40 किलो DAP बुआई के समय डालते हैं। बीज की मात्रा। चौला की खेती के लिए बीज 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बीज उपचार। हाइब्रिड बीज पहले से उपचारित आते हैं, इनकी सीधी बुआई की जा सकती है। अगर घर पे तैयार किया हुआ या देशी बीज की बुआई करते हैं तो इसे कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्लस थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। बुआई का तरीका। चौला की फसल बुआई के समय पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर रखते हुए बुआई करनी चाहिए। इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार अधिक मिलती है और किसान को अच्छा मुनाफा होता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम इमलिया, जिला जबलपुर के कृषक गणेश माली ने। ये फलदार पौधों की बागवानी के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गणेश माली जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सब ट्रॉपिकल टाइप प्लांट्स ही लगा सकते हैं। इस यहाँ नहीं तो ट्रॉपिकल लगा सकते हैं और नहीं टेम्परेट लगा सकते हैं। तो जो फलदार पेड़ लगा रहे हैं सबसे पहले अपने चुनाव की ज़्यादा महत्व है। कौन सा पौधा लगाएं और कौन सी किस्म लगाएं। फल बाग लगाने की योजना। फलों के बाग की योजना ज्यादातर फलों के पेड़ लंबे समय के लिए होते हैं, इसलिए बाग इस तरह लगाया जाए ताकि उनसे फायदा मिलता रहे, देखने में अच्छा भी लगे और देखभाल में भी कम खर्च हो। पेड़ स्वस्थ रहे और बाग में मौजूद साधनों का पूरा इस्तेमाल हो सके और अधिक फलोत्पादन मिल सके। भूमि का चयन। भूमि का चयन बाग में नए पौधे लगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। फलों के बगीचों के लिए गहरी दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। जमीन में अधिक गहराई तक कोई भी सख्त परत नहीं होनी चाहिए। जमीन में भरपूर मात्रा में खाद होनी चाहिए और जल निकास का सही इंतजाम होना चाहिए। यहाँ इस क्षेत्र के लिए फलदार जो पेड़ है उनमें बेल लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हैं, आंवला है, करोंदा है, लेशवा है। इस तरह से फलदार नींबू वर्गीय है, नींबू वर्गीय में विशेष रूप से लाइम है लगा सकते हैं। तो ये अपना फलदार पेड़ लगाएंगे। बेल की बात करें, बेल की बहुत अच्छी किस्में आ गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से नरेंद्र बेल 1 है, नरेंद्र बेल 2 है, नरेंद्र बेल 5, नरेंद्र बेल 6, नरेंद्र बेल 7, नरेंद्र बेल 9, नरेंद्र बेल 16, नरेंद्र बेल 17, पंत शिवानी। फलों की उन्नत किस्में। आंवला की उन्नत किस्में कृष्णा कंचन NA7 आनंद 1 बनारसी। अमरूद की उन्नत किस्में लखनऊ 49, अर्का मृदुला, इलाहाबादी सफेदा। नींबू की उन्नत किस्में कागजी 12 पंत लाइम, विक्रम, परमलीन। बेर की उन्नत किस्में गोला, सेव, उमरान, मुंडिया। अनार की उन्नत किस्में गणेश, मृदुला, सिंदूरी। आम की उन्नत किस्में दशहरी 51, लंगड़ा, तोतापुरी, केसर, हापूस। पपीता की उन्नत किस्में कुर्ग, हनीड्यू, पूसा, मेजेस्टी, पूसा नन्हा, हनीड्यू, पूसा डेलिशियस, रेड लेडी। खजूर की उन्नत किस्में हलावी, खरदावी, शामरान, बरही, मरजूल। बेर की बात करें तो बेर में गोला है, सेव है, मुंडिया है, उमरान है। नींबू की बात करें तो सौर लेमन है, लाइम है, कागजी लाइम है, विक्रम है। जो लेमन है इसके पंत सीवन है, पंत लेमन जिसको बोलते हैं, पंत लेमन बहुत अच्छी किस्म है, ये अपन लगा सकते हैं। अमरूद की बात करें तो जो इलाहाबादी सफ़ेद है, लखनऊ 49 है, या लाल फ्लेश जो किस्म है वो लगा सकते हैं। लेशवा है, करण लेशवा है, बहुत अच्छी किस्म है।
पौध लगाने की उचित दूरी। पौध लगाने के लिए 1 माह पूर्व रेखांकन करके फलदार पौधे के आकार, प्रकार और किस्म के हिसाब से दूरी रखते हुए गड्ढों की खुदाई करते हैं। गड्ढे का आकार 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई के आकार का खोदते हैं। इसके बाद प्रत्येक गड्ढे को गोबर की सड़ी हुई खाद 20 से 25 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 250 ग्राम, क्यूनाल्फास 50 ग्राम, नीम की खली 2 किलोग्राम और गड्ढे की मिट्टी डालकर भर देना चाहिए। मिश्रण में खेत की ऊपरी मिट्टी को मिलाना चाहिए। बरसात शुरू होने से पहले मिश्रण से गड्ढे को खेत की सतह से कुछ ऊंचाई तक दबाकर भर देना चाहिए। पौधों की रोपाई जहां तक मुमकिन हो 2 बार अच्छी बारिश होने के बाद ही करनी चाहिए। नर्सरी पौध सरकारी या प्रमाणित संस्थान से ही चाहिए और जड़ों को पूरी तरह बचाकर तैयार गड्ढे में रोपाई सावधानी पूर्वक करते हैं। इसके बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं। वहीं पौध लगाने का सही समय जुलाई से अगस्त माह उपयुक्त है। इस प्रकार किसान नए फल बाग लगाकर आने वाले समय में अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। और जो छोटा पौधा होता है उसमें अपन निराई गुड़ाई समय पे करते रहे। हर 15 से 20 दिन में एक निराई गुड़ाई कर दें। और सिंचाई उसमें सर्दी का मौसम है तो 15 दिन पे और गर्मी में 5-7 दिन पे एक नियंत्रण रूप से सिंचाई करते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।